रहमान, गुड इवनिंग। जाकिर ख़ान प्रोग्राम द लॉ शो के साथ आपके सामने हाजिर है। हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है और हम इसमें आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझे वक्त इजाज़त देता है मैं आपको आपके प्रॉब्लम के सिलसिले में गाइड कर सकूं। हमेशा की तरह चंद बातें ज़रूर रिपीट करूंगा प्रोग्राम के शुरू में। सबसे पहले ये कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है, जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपने बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। कोशिश मेरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें, तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे आखिर में ये कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है तो उसके बाद भी अपने केस से रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी वकील से डिटेल में अपना केस जाके डिस्कस कर लिया करें। ये तो वो बातें हुई जो कि मैं हर प्रोग्राम के शुरू में रिपीट करता हूँ। उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जो इमिग्रेशन कवानीन के सिलसिले में यूके के जो अपडेट्स आती हैं तो मैं वो भी बताता रहता हूँ। और आज की जो सबसे इस हवाले से जो बड़ी न्यूज़ है जो कि ज़्यादातर लोगों ने टीवी पे देख भी लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यूके की जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने फ़ैसला यही किया है कि ब्रेक्ज़िट के हवाले से जो एक उसके हवाले से आर्टिकल 50 जो गवर्नमेंट को इन्वोक करना था, एक प्रोसेस स्टार्ट करना था, उस सिलसिले में गवर्नमेंट को यूके की गवर्नमेंट को पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि एक एक्ट जो है वो एक बिल पास करना पड़ेगा। एक्ट की जब वो सूरत होगी तो तभी वो प्रोसेस स्टार्ट होगा आर्टिकल 50 का। और जो ब्रेक्ज़िट की जो स्टार्ट है वो पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। जैसा कि पहले भी मैं अपने प्रोग्रामों में जब पिछले हाई कोर्ट ने भी फैसला किया था तो मैंने जिक्र किया था कि गवर्नमेंट का ये ख्याल था या ये पॉइंट था कि उनको किसी किस्म की पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए और आर्टिकल 50 को इन्वोक करने के लिए, क्योंकि रेफरेंडम में लोगों ने गवर्नमेंट को ये पावर दी है कि वो ब्रेक्ज़िट के सिलसिले में जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें और यूके जो है वो ईयू से बाहर निकले। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वो ब्रेक्ज़िट के हवाले से, और अगर यूके जो है वो ईयू से निकलता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसमें मैं ये भी लोगों को बताता चलूँ कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, इसमें ये तो अगर लोग समझ रहे हैं कि ब्रेक्ज़िट जो है वो उसका प्रोसेस रुक जाएगा या नहीं होगा, तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। ब्रेक्ज़िट जो है वो फिर भी होगा। और जो गवर्नमेंट की एक टारगेट था कि मार्च के एंड तक उन्होंने आर्टिकल 50 को इन्वोक करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी कोई तब्दीली होगी। सिर्फ जो फ़र्क पड़ेगा वो ये होगा कि अब गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में एक बिल लाना पड़ेगा और उस सिलसिले में जो है अपोजिशन जो है या जो भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हैं वो कोई अमेंडमेंट्स वगैरह ला सकते हैं, उस पर कोई नेगोशिएशन वगैरह हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस सिलसिले में डिले होगा ब्रेक्ज़िट को जो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए जो हजरात जो देख रहे हैं आप, अगर वो आपका ताल्लुक़ यूरोपियन यूनियन से है या आप उनके डिपेंडेंट हैं, तो आपको हमेशा की तरह मैं यही मशवरा दूंगा कि आपकी जो भी एप्लीकेशन बनती है रेजिडेंस कार्ड की या डिपेंडेंट एप्लीकेशन, तो उसमें किसी किस्म की डिले का जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एज़ यूजुअल अपने कॉल से करते हैं और पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना सीगा। जी पूछें। साडा जेआर भी रिफ्यूज हो गया सीगा, तो हुण जेआर दे रिफ्यूज साडे वकील ने फर्दर सबमिट किया सीगा उन्हां नूं, तां ओहदा कोई आंसर नहीं आया। 8-9 महीने हो गए, तां ओहदे विच साडा हुण बच्चा 7 साल दा हो गया। बस यही पुछना सीगा कि हुण सानू कोई ओही सानू जिहड़ी फर्दर असीं रिप्रजेंटेशन भेजी आ ओही चलानी चाहिदी आ 7 साल दे, ते कि सानू फ्रैश कोई पेड एप्लीकेशन करनी चाहिए है। हाँ जी, आप जी आपने पहले कभी असाइलम के लिए अप्लाई किया था?
नहीं एसलम नहीं नहीं हाँ, नहीं। तो देखिए इसमें ये कि फर्दर सबमिशंस या फर्दर जो आपने वो रिप्रेजेंटेशंस की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि होम ऑफिस उसको कंसिडर करेगा, क्योंकि आम तौर पे अगर आपने पहले असाइलम वगैरह के लिए अप्लाई किया हो और आपके पास मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हो, नई इन्फॉर्मेशन हो, नई कोई सबूत हो, तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन या फर्दर रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं तो होम ऑफिस को कंसिडर करता है। लेकिन अगर आपका पहले असाइलम का कोई केस नहीं है और आपकी JR रिफ्यूज़ हुई है और आपने ऐसे फर्दर रिप्रेजेंटेशन किए तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि होम ऑफिस कंसिडर करेगा। आपके बच्चों को अगर 7 साल का टाइम पूरा हो गया तो उनको नई पेड एप्लीकेशन आप लोगों को करनी चाहिए। बहरहाल इस सिलसिले में अपने वकील या किसी भी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो सर। जी हेलो। हाँ जी, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा, मेरा नाम डेविड बात कर रहा हूँ, मैं यॉर्कशायर से बात कर रहा हूँ सर। जी डेविड साहब बोलिए। मैं इस मुल्क में मैं 2001 में आया था सर, फैमिली के साथ विजिट वीजे पे आया। मैं वापस नहीं गया। तो मुझे लास्ट ईयर जनवरी में नहीं, लास्ट ईयर मार्च में मुझे लेटर से आए होम ऑफिस से कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, हम आपका NSS बैंक और सब कुछ बंद कर देंगे, हमसे राब्ता करो कर रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? देखिए 2000 अच्छा, तो और एक बात है सर, और क्या बोल के मैंने सुना है कि एमनेस्टी आने वाली बोल के सुना है सर। देखिए अगर जिससे आपको सुना है उससे मेरा भी राब्ता करा दें, अगर इतना उनको पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी फ़िलहाल तक तो कोई गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया कोई एमनेस्टी के सिलसिले में। और अभी तो ख़ुद ब्रेग्जिट का मसला पड़ा हुआ है, वो बल्कि गवर्नमेंट चाह रही है कि वो ब्रेग्जिट भी इसी वजह से जो हुआ है वो यही हुआ है कि इमिग्रेशन की वजह से ज़्यादातर जो है वो लोगों की वजह से। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी आजकल में कोई एमनेस्टी का कोई बात सही है। अगर अगले 2-4 सालों बाद आती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपका जो पहला जो सवाल था, 2001 से आप यहाँ पे हैं, अभी आपको लेटर मिला है, तो उस सिलसिले में आपको चाहिए कि आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस में होनी चाहिए। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। 2001 से आप यहाँ पे हैं और अभी 2017 यानी कि 16 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं, तो काफ़ी लंबा अरसा है। आपको ज़रूर कोई ना कोई एप्लीकेशन करनी चाहिए और ताकि इस किस्म के प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं समरा बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मैंने असाइलम क्लेम किया हुआ है, मुझे 4 साल हो गए हैं, मेरा फाइनल इंटरव्यू सब कुछ हो चुका हुआ है, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं आया और मेरा बेबी भी एक है। और मैंने आपसे ये पूछना था, अगर मुझे डिसीजन नहीं आता और मेरा बेबी 7 साल का हो जाता है तो क्या मैं एप्लीकेशन डाल सकती हूँ? तो अगर डालती हूँ तो क्या मिलेगा मेरे बेबी को, क्या मिलेगा मुझे? वीज़ा मिलेगा या इंडेफिनिट मिलेगा? और एक अगर इस दौरान मैं वर्क वीज़ा पे स्विच करना चाहूँ, अपनी एप्लीकेशन चेंज करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? और अब मुझे 2-3 साल हो गए हैं और वर्क राइट के लिए अप्लाई करूँ तो क्या मुझे वर्क राइट मिलेगा? वो मुझे डिसीजन तो नहीं भेज देंगे? देखिए अगर आपके इंटरव्यू के हुए तकरीबन 4 साल का आप कह रही हैं कि टाइम हो गया है एक्सक्यूज़ मी, और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो आपको बिल्कुल आप वर्क राइट के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि 4 साल का अरसा काफ़ी लंबा अरसा है। आम तौर पे यानी कि आजकल के हालात में इतना टाइम नहीं लगता। मैं हैरान हूँ कि इतना लंबा अरसा हो गया। लेकिन अब उसमें आपको ये रिस्क बहरहाल है कि अगर आप उनसे वर्क परमिशन मांगते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके केस का फ़ैसला कर दें और डिसीजन दे दें। तो ये आपको बहरहाल रिस्क लेना पड़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल था कि आपका बच्चा जो है जब 7 साल का हो जाए तो फिर एप्लीकेशन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, तो बिल्कुल कर सकती हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आम तौर पे जो वीज़ा मिलता है 7 साल की बेसिस पे, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो वो 2.5 साल का वीज़ा मिलता है। वो इंडेफिनिट नहीं मिलता, वो 2.5 साल का वीज़ा होता है। अच्छा, तो वर्क राइट, और अगर मैं इसको वीज़े को स्विच करना चाहूँ, मीन मुझे किसी कंपनी से अगर वीज़े का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप इस स्टेटस से अपने वो Tier 2 पे नहीं जा सकेंगी, यानी कि वर्क वीज़े पे नहीं जा सकेंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी सर, नवीद बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी। असल में लास्ट वीक आपसे बात हुई थी 18,600 के सिलसिले में। वो आपने कहा था कि मैं फॉर्म और होम ऑफिस की वेबसाइट को देख के फिर आपको बताऊंगा कि आया आपको सेटलमेंट के लिए ज़रूरत है या नहीं।
देखिए, बिल्कुल मुझे बात तो याद आ गई है, लेकिन मुझे बिल्कुल ख़्याल नहीं रहा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल आप ये कह रहे थे कि फॉर्म में ऐसी कोई बात नहीं लिखी और गाइडेंस में कोई ऐसी बात नहीं लिखी, मुझे भी ख्याल आया। तो मैं आपसे माज़रत ही कर सकता हूँ, मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे ऑफ़िस में भी रब्ता कर सकते हैं, तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। आप बिल्कुल रब्ता करना चाहें तो मुझसे ईमेल के ज़रिए या मुझसे ऑफ़िस में भी रब्ता कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी अली साहब जी बोलिए। मैंने पूछना था, मैं आपकी इधर आपकी आवाज़ 2011 में आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैं 2011 में इधर स्टूडेंट वीज़े पे आया था। तो मैंने फिर जो है ना इधर 2013 में इधर ना एक्सटेंशन ली थी 2.5 ईयर की। तो फिर वो मार्च जो है ना वो 2015 में एक्सपायर होना था। तो मैंने 2014 में मैंने इधर शादी कर ली थी ब्रिटिश लड़की की। तो फिर हमारा डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो है ना वो मैंने एप्लीकेशन जो भेजी थी पहले स्पोर्ट्स वीज़े पे, तो वो जब मेरी रिफ्यूज़ल के बाद मैंने कोर्ट में अपील की थी, तो वो जो कोर्ट हेयरिंग से पहले जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस हमारे हो गए थे 2-3 माह में। तो फिर मैं अकेला ही उधर कोर्ट में पेश हुआ था, लेकिन वो फिर जो है ना वो उधर रिफ्यूज़ हो गए थे। फिर अपर ट्रिब्यूनल में उन्होंने मुझे अपील ऑफ राइट दिया था, लेकिन वो फिर क्योंकि मैंने सोलिसिटर भी अपना चेंज किया था, तो फिर उनके पास इनफ टाइम नहीं था वो केस स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने एडजर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो जो है ना वो एडजर्नमेंट नहीं मिली ना। तो बिलाहर जो है ना वो मेरे सोलिसिटर बोलते हैं कि अभी फ्रेश एप्लीकेशन डालेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मेरा इधर एक बच्चा और एक बेटी है ना, 2 बच्चे हैं मेरे। तो फिर मैंने चाइल्ड कॉन्टैक्ट लिया कोर्ट से। तो फिर अभी FLRFP की 10 ईयर रूट पे उन्होंने एप्लीकेशन मेरी डाली है, 4 माह हो चुके हैं। तो मैंने ये पूछना था कि इसमें वो कितना टाइम लेंगे डिसीजन में, और वो 10 ईयर रूट पे, क्योंकि पहले तो मैं स्टडी वीज़े पे जो है ना वो 2015 मार्च तक जो है ना वो लीगल इधर रहा हूँ। तो इसमें वो मुझे कितनी दफ़ा एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी 2.5 ईयर की? देखें, जो आपको तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको वीज़ा कितने अरसे की एक्सटेंशन मिलेगी? हाँ, 2.5 ईयर की। वो 10 ईयर रूट पे अप्लाई किया, तो वो मेरा पीरियड जो है वो कंसिडर करेंगे, वो जो पहला मैंने इधर लॉफुली जो मैंने इधर गुजारा है? देखिए, बिल्कुल आपको 2.5 ईयर्स की लीव मिलेगी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसमें मसला सिर्फ ये है कि जब आपकी अपील जो है वो रिफ्यूज़ हुई, उसके बाद आप अपर ट्रिब्यूनल में गए और अपर ट्रिब्यूनल में आपकी हेयरिंग मेरे ख्याल में नहीं हुई और आप लोगों ने विदड्रॉ करके नई एप्लीकेशन की। जब आप विदड्रॉ करके नई एप्लीकेशन करते हैं, तो जब आपने विदड्रॉ की तो आपका वीज़ा ख़त्म हो गया वहाँ पे। अगर आपने विदिन 28 डेज़ एप्लीकेशन की दूसरी नई, तो फिर और आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो फिर 10 ईयर्स में वो कंसिडर मेरे ख्याल में ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी अली बात कह रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन कह रहा था, मैंने सिस्टर का वीज़ा अप्लाई किया था एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ इस बेस पे किया है कि आपने, क्योंकि मैं पैसे भेजता यूई एक्सचेंज से, जो कि मेरे अपने बैंक स्टेटमेंट से ट्रांसफ़र होते थे पैसे और यूई एक्सचेंज के थ्रू जाते थे उनके नाम पे, वो स्टेटमेंट लगाई थी साथ। उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि जी आपने वो यूई एक्सचेंज की स्टेटमेंट तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन अपनी सिस्टर की स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि वो तो कैश पे आउट था जो कि वेरीफाइबल था। दूसरा उन्होंने लगाया कि आपने कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया, वे साथ रहती थी, और उसके लिए हमने बैंक स्टेटमेंट, जितने भी लेटर मेरे साथ थे वो सारे हमने लगाए। उसके अलावा उन्होंने एक और ये कहा कि आप स्टूडेंट वीज़े पे इंटर हुई थी, हालांकि वो स्टूडेंट वीज़े पे इंटर नहीं हुई थी, वो सॉरी विजिट पे इंटर हुई है, हालांकि वो विजिट पे नहीं हुई, वो स्टूडेंट वीज़े पे इंटर हुई है। तो इसमें हमें क्या, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है प्रॉपर, मैं पैसे भेजता रहा हूँ और 2 साल से पैसे भेजता रहा हूँ, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करता था यूई एक्सचेंज के थ्रू सिस्टर के लिए। वो बेनिफिशियल उन्होंने मुझे अपनी लेटर हेड पे स्टेटमेंट दी, जो कि उन्होंने डिनाई कर दी, मतलब कि मानी। और लेटर के ऊपर, NHS के लेटर के ऊपर डेट लिखी हुई है, वो रिफ्यूज़ल में कह रही है कि अनडेटेड लेटर है, मतलब कि उसने बिल्कुल इग्नोर किए, सब्सटेंशियल एविडेंस इग्नोर कर दी है बिल्कुल। उसके बाद में फिर MP के पास गया था बताने के लिए कि यार ये हमें तो अपील का राइट तो दिया नहीं, ये सारा कुछ है।
वेस्ट नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये सारा कुछ उसने इग्नोर किया है और झूठ बोला है विजिट जी जी ठीक है। अब आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं, अब मालूम क्या करना चाह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं आगे? मालूम जी मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर हम जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं तो उसमें कितना अर्सा लगेगा और उसमें क्या मतलब कि क्या प्रोसीजर क्या होता है? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आपको ऑब्वियसली अपील का राइट नहीं मिला और आप इतने आप जिस तरह मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने एविडेंस कंसिडर ही नहीं किया सही तरीके से, तो ये क्लासिक केस है जिसमें आप जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू में ऑब्वियसली वो यही चीज़ें देखेंगे, अगर एविडेंस ही उन्होंने सही तरह देखा नहीं है तो चांस ये है कि इंशाल्लाह केस आपके हक़ में डिसाइड होगा। अब उसका क्या प्रोसीजर होता है उसमें ऑब्वियसली उसका बेहतर तरीका ये है कि आप किसी वकील के पास जाएं और उसमें डिटेल में बात करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि एविडेंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया था, सारा कुछ प्रूफ आपके पास है, लेकिन होम ऑफिस ने उसको सही तरीके से कंसिडर किया ही नहीं है और बिल्कुल गलत किस्म की ऑब्जेक्शंस लगाई हैं, तो इसको बिल्कुल आपको जुडिशली रिव्यू करवाना चाहिए और इंशाल्लाह उसमें चांस आपका काफ़ी होगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है इसलिए एक वक्फे पे जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं।